वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, सबसे पहली बात ये कि टीजीटी पीजीटी कला की आगामी भर्तियां जो है जल्द ही आने की संभावना है और अपने क्लास को, अपने पढ़ाई को रेगुलर जारी रखिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और ये क्लास डेली आपकी रात 8 बजे आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे चलती है। तो अगर चैनल पे पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करिए, अगर वीडियो पसंद आता हो तो शेयर करिए, उन्हें जो पहली मर्तबा जुड़े उन्हें भी लाभ मिले। और आज हम फिर से कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो टीजीटी पीजीटी के आगामी परीक्षाओं में कई सालों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है। टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार इनमें से कौन सा है? समय है, जगह है, प्रोडक्शन है या रंग है? तो पहले क्वेश्चन का जो राइट जवाब होता है वो हो जाता है आपका ए, समय। क्या होगा? समय होगा। ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कीमत का आधार प्रचार के आकार, गुणवत्ता, प्रिंट, शैली, प्रसारण का स्थान आदि भी होता है। ठीक है, कीमत का। लेकिन समय बेस्ट आंसर इसका होगा। टीजीटी 2013 का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, एलटी ग्रेड 2018 में पूछा है, दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है? अमूर्त प्रतिमा, संपूर्ण दृश्य प्रतिमा, खंडित प्रतिमा या आवाज प्रतिमा? इन चारों प्रतिमा में से किस प्रतिमा का तात्पर्य है बस्ट दृश्य कलाओं के क्षेत्र में? ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाता है वो आपका मित्रों क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डी, आवाज प्रतिमा। अब बस्ट दृश्य कलाओं के क्षेत्र में जो बस्ट है उसका तात्पर्य ऐसी मूर्ति से होता है जिसमें सिर और छाती, यानी बस्ट का तात्पर्य ऐसी मूर्ति से है जिसमें सिर व छाती, ठीक है, सिर व छाती अर्थात कह लीजिए कि धड़ ही दिखलाया गया हो, नीचे के अंग ना दिखाए गए हों, उन्हें ही जो है हम कहते हैं आवाच्य प्रतिमा कहते हैं। तो बस्ट का अर्थ है आवाच्य प्रतिमा और आवाच्य प्रतिमा का अर्थ है ऐसी मूर्ति जिसके सिर व छाती जो है हों लेकिन उसके नीचे के अंग ना दिखलाए गए हों। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ आप समझ भी गए होंगे। अगला प्रश्न है, एचिंग क्या है? वाश तकनीक, ग्राफिक तकनीक, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? टीजीटी 2011 का ये क्वेश्चन है कि एचिंग क्या है। तो मित्रों, एचिंग जो है वो एक ग्राफिक तकनीक है। क्या है? एचिंग जो है एक ग्राफिक तकनीक। एचिंग का मतलब होता है नक्काशी, उत्कीर्णन की कला। यह वो धातु होती है यानी जस्ते की चादर पर एसिड के साथ उत्कीर्ण की जाती है, उसी को एचिंग कहते हैं, ग्राफिक कला। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है हमारा, वास तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं लेकिन तकनीक क्या है? इटालियन है, मंगोलियन है, ईरानियन है या चीनी जापानी है? टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है कि जो वास तकनीक है उसकी रेखाएं जो है वो भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन ये तकनीक जो है हमारी कहाँ की है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे बताए गए ये सब क्वेश्चन जो है पसंद आ रहे होंगे। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है चीनी जापानी। ये तकनीक कहाँ की है? चीनी और जापानी की तकनीक है। ठीक है। और भारत में इस तकनीक को बंगाल शैली के चित्रकारों ने विकसित किया था। याद रखिएगा, जब भारत में ये तकनीक आई थी तो इसको बंगाल शैली के चित्रकारों ने विकसित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है, जलरंगीय यानी वास्प पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? यानी वास्प पेंटिंग करते समय, ठीक है, पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है ये। 8 बार,
10 बार, आवश्यकता अनुसार या 11 बार। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हमको आवश्यकता के अनुसार डुबाना चाहिए। ठीक है। और जल रंगी यानी पेंटिंग बंगाल शैली और जापान शैली के चित्रकारों के सहयोग से ये विकसित हुई थी। ठीक है। और इस शैली के चित्रण के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे उपयुक्त कागज जो है सफ़ेद कैंट पेपर या हैंडमेड पेपर। ठीक है। हैंडमेड पेपर या सफ़ेद कैंट पेपर का जो है इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है जल रंगे पेंटिंग के लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन रूपप्रद कला का तत्व नहीं है? रूपप्रद कला का तत्व कौन नहीं है? रेखा, कोलाज, वर्ड, अंतराल। पीजीटी 2009 का ये क्वेश्चन है। रूपप्रद कला का तत्व इनमें से नहीं है रेखा, कोलाज, वर्ड या अंतराल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, कोलाज। क्या नहीं है? कोलाज जो है वो रूपप्रद कला का तत्व नहीं है। ठीक है। कोलाज जो है वो कहलाती क्या है आपको पता है? कोलाज जो है कागज या कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों को चित्र पत्तल पर चिपका कर तैयार किया जाता है, उसी को हम कोलाज कहते हैं। अगला प्रश्न है, पाबूजी का फड़ चित्र का संबंध किससे है? पाबूजी का फड़ चित्र का जो संबंध है वो किससे है? पीजीटी 2011 का हमारा ये क्वेश्चन है। केरल से है, राजस्थान से है, गुजरात से है या बिहार से है? तो पाबूजी का फड़ चित्र का संबंध इनमें से किससे है? तो मित्रों वो है आपका राजस्थान से। किससे है? राजस्थान से। अगला प्रश्न है, फड़ संबंधित है। टीजीटी 2011 में अभी आपने पढ़ा पाबूजी का फड़। फड़ जो है शब्द वो संबंध किससे रखता है? राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, मुगल कला या पहाड़ी चित्रकला? तो अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि पाबूजी का फड़ चित्र का संबंध राजस्थान से, इसलिए फड़ जो है वो राजस्थानी लोक कला से संबंध रखता है। ठीक है। यानी एक राजस्थानी लोक कला है ये। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है टीजीटी 2011 का एक क्वेश्चन है मित्रों कि राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तैल रंग, टेम्परा, जलीय चित्रण या पेस्टल रंग? ठीक है। तो राजस्थानी लघु चित्रण में जिस प्रकार के रंग का प्रयोग किया गया वो है मित्रों आपका टेम्परा। कौन सा रंग? टेम्परा रंग का प्रयोग किया गया। एक बात और, राजस्थानी लघु चित्रण के चित्रांकन के लिए हमें कागज, ठीक है, हाथी दांत जिसको आप आइवरी कहते हैं, या लकड़ी की तख्तियां जिसको पट्टियां कहते हैं, या चमड़े, संगमरमर, कपड़े या दीवारों का प्रयोग किया जाता है। इतनी बातों को बोल रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ पूरे इसमें, इसलिए ध्यान से रखिएगा। एक बार और बोल देता हूँ। इसके चित्रांकन के लिए यानी कि राजस्थानी लघु चित्रण के चित्रांकन के लिए कागज, हाथी दांत, लकड़ी की तख्तियाँ जिसको पट्टियाँ बोलते हैं, पटरी बोलते हैं, चमड़े, संगमरमर और कपड़े या दीवारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है? किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है? यूपीएससी एलटी ग्रेड 2018 का जो पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। जल माध्यम के चित्रण में, पेस्टल माध्यम के चित्रण में रोगन करना अनिवार्य है, तैल माध्यम के चित्रण में या टेम्परा माध्यम में? किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है? ठीक है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी, तेल माध्यम में यानी ऑयल पेंट में रोगन करना अनिवार्य है। ठीक है। ग्लेजिंग जिसको कहते हैं, रोगन करना अनिवार्य है। इससे होता यह है कि आकर्षण होती है, जो इससे जब रोगन करते हैं चित्रों में तो आकर्षण पैदा होता है इससे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है हमसे, किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या हैं? किसी भी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या है? टीजीटी 2003 का ये क्वेश्चन है। रूप और स्थान, वर्ण या बनावट, रेखा एवं आकृति, छाया एवं प्रकाश। क्या है किसी भी संरचना के दो प्रमुख तत्व?
तो इसका जो सटीक जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ए। रूप और स्थान जो है वो संरचना के दो प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, किसी भी संरचना के। इससे अब देख लीजिए, किसी भी संरचना के जो बाह्य रूप व स्थान के प्रकृति का ज्ञान होता है, जबकि वर्ण एवं बनावट, रेखा एवं आकृति तथा छाया एवं प्रकाश से कलाकृतियों की अनुकृति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है A4 कागज का वास्तविक माप क्या है। वास्तविक माप मतलब रियल साइज क्या है। A4 साइज के जो कागज होते हैं A4 साइज में प्रिंट कर दीजिए, आप लोग कहते हैं। TGT 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या माप है इसका। 201 गुणे 297 मिलीमीटर, 297 गुणे 420 मिलीमीटर, 210 गुणे 287 मिलीमीटर या 228 गुणे 287 मिलीमीटर। तो A4 साइज का वास्तविक माप क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है थोड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था TGT 2013 में, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया। A4 साइज जो है का प्रयोग जो है ऑफिस या स्टेशनरी आदि कार्यों के लिए किया जाता है, और इसका जो वास्तविक माप होता है मित्रों वो होता है 210 गुणे 297 मिलीमीटर। ठीक है, 210 इसमें है लेकिन यहाँ 297 नहीं है, यहाँ 297 है लेकिन 201 है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 210 गुणे 297 मिलीमीटर, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है, यानी चित्रकला के लिए इनमें से कौन सा यूज नहीं किया जाता है। TGT 2010 में ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। हैंडमेड पेपर, कार्ट्रिज पेपर, कैंट पेपर या बॉन्ड पेपर। तो चित्रकला के लिए प्रयुक्त नहीं होता है इसमें से जो, वो है आपका बॉन्ड पेपर। कौन सा पेपर, बॉन्ड पेपर। बॉन्ड पेपर चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है, यह विभिन्न कार्यकाली कार्यों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, और इसका जो आकार होता है वो 17 गुणे 22 इंच का ही होता है, और इसका भार ये कह लीजिए कि 13 से 15 पाउंड का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है, जो तीव्र प्रकाश है उसे हम किस नाम से पुकारते हैं। शेड के, टिंट के, मध्य प्रकाश या हाईलाइट। 2011 का ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है कि तीव्र प्रकाश को हम किस नाम से जानते हैं, यानी क्या कह के हम पुकारते हैं। तो तीव्र प्रकाश को मित्रों हम हाईलाइट कहते हैं। डी राइट आंसर है, क्या कहेंगे, हाईलाइट। यानी तीव्र प्रकाश के अंतर्गत जो लाइट और हाफ टोन जो है वो केंद्रीय प्रकाश है, और हाईलाइट इसे कहते हैं हम हाईलाइट। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है, उत्कीर्ण छापा चित्रण को क्या कहते हैं। उत्कीर्ण जो छापा चित्रण है उसे हम क्या कहते हैं। इनले, इंटनको, इंट्यूशन या इंटेंग्लियो। TGT 2009 में भी पूछा जा चुका है कि उत्कीर्ण छापा चित्रण को हम क्या कहते हैं। तो मित्रों उसको कहते हैं इंटेंग्लियो। क्या कहते हैं, इंटेंग्लियो कहते हैं। डी राइट आंसर हो जाए, और इसका अर्थ होता है इंटेंग्लियो का उत्कीर्णन, नक्काशी या कलमकारी। उत्कीर्णन याद रखिएगा, नक्काशी या कलमकारी। कलमकारी, उत्कीर्ण का मतलब होता है छापा चित्र, यानी इंटेंग्लियो का मतलब होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोलाज क्या है। TGT 2011 में आपका ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है कि कोलाज क्या है मित्रों। ठीक है, तो कोलाज क्या है, कागज के साथ पोस्टर, अखबार का संयोजन, टुकड़ों का संयोजन या अभिलेख संयोजन। क्या है कोलाज। तो मित्रों कोलाज का जो राइट आंसर होगा क्या है, वो है टुकड़ों का एक संयोजन। कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को मैंने बताया कि टुकड़े या कागज के छोटे छोटे पट को काट के चित्रों पे चिपका के तैयार करने की विधि को हम कोलाज कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को कहते हैं। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को हम क्या कहते हैं। इंटेग्लियो, लिथोग्राफी, कोलाज या ग्राफिक। TGT 2009 में ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलाज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसके बारे में बताया कि कोलाज क्या है। तो एक टुकड़ा है, और वो टुकड़ा कागज के कतरनों या कागजों को बनाया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है। जो कोलाज चित्र है जो हम बनाते हैं उसका माध्यम क्या है। भूसा, गोबर, बुरादा या कागज की कतरन। देखिए इसी क्वेश्चन को तीन क्वेश्चन अभी इससे कोलाज से संबंधित गुजरा है, और तीनों के क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग अलग है। देखा आपने, इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो कोलाज चित्र का माध्यम क्या है। ठीक है मित्रों,
तो खुला स्थिति का माध्यम क्या है? कागज की कतरन। ठीक है, यानी कागज की कतरन का हम इस्तेमाल करते हैं खुला चित्र को चित्रकारी करने के लिए। अगला प्रश्न है, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है अच्छा कागज और कलम, अच्छा दृश्य, अच्छा संयोजन, अच्छा रेखांकन। पीजीटी 2016 का ये क्वेश्चन है कि चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या मानते हैं हम इनमें से। ठीक है, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर जो होगा वो हो जाएगा अच्छा संयोजन। क्या होगा? अच्छा संयोजन हम जो है चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है मित्रों, देखिएगा, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। आखिरी प्रश्न टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है और क्वेश्चन पूछ रहा है जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है। ठीक है, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? चिकना, माध्यम, मोटा या पतंगी। जब जल रंग चित्रण करते हैं तो उसमें जो पोत होता है उसका प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोटे कागज पर। किस पर? मोटे कागज पर, या कह लीजिए कड़ा कागज जो है उस पर, जो कि पानी ना सोखे, यानी पानी ना सोखे। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया ये क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मित्रों, आज के लिए दी जाए, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतर क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।